हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल सुनते ही ना बच्चों के दिमाग में ना कुछ तो भयानक सा हो जाता है, मतलब जस्ट टू स्केयर अबाउट इट। न्यूमेरिकल का नाम सुनते खौफ आता है उनके दिमाग में। तो पहले तो मैं ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के बारे में अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला, ये जो आता है ना आपके पेपर में, ये रफली 37 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 98 मार्क्स, विच मेक्स इट इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप न्यूमेरिकल स्किप नहीं करोगे तो ही अच्छी बात है, पहला। दूसरा, ये न्यूमेरिकल आते कहाँ से है? ये सब का सब आपके टेक्स्ट बुक में से ही आता है। ठीक है, हाँ नंबर्स में शायद बदल सकते हैं, बट मेजोरिटी केसेस ये सारे न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। करना क्या है? बैक एक्सरसाइज करना है, अनसॉल्व सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। मोस्ट केसेस इसके बाहर कभी नहीं आएगा न्यूमेरिकल। अब कुल मिला के अपने पास है 15 चैप्टर्स जिनमें सम्स है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक एक चैप्टर में 30 न्यूमेरिकल्स भी है, सॉल्व एंड सॉल्व मिला के, इट्स व्हाट 450 न्यूमेरिकल्स आज के डेट के अनुसार। ठीक है, हम अगले डे एक महीने के अंदर क्या हम 15 न्यूमेरिकल पर डे के हिसाब से 30 डेज के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर सकते हैं? यस राइट। सो फिर किस चीज का स्ट्रेस है भाई? न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, न्यूमेरिकल स्किप नहीं करो। एंड हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड लगता है तो इट्स ओके, यू कैन स्किप देम। बट ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करो, न्यूमेरिकल्स रटो, पढ़ो। नहीं समझ रहा, रट लो भाई। नहीं, रट लो सीधा, स्ट्रेस नहीं। एग्जाम में रटा हुआ आंसर लिख के आ जाना, बट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चल शुरू करते हैं हम हमारा पहला वाला सवाल। Somehow, an ant is stuck at the rim of a bicycle wheel of diameter 1 मीटर। भाई बाइसिकल है, उस व्हील का उसका डायमीटर 1 मीटर है, तो उसका जो रेडियस आएगा बच्चे, दैट इज लेट्स से हाफ मीटर। बरोबर बात। आगे देखते हैं। While the bicycle is on a central stand, मतलब रेस्ट पे है, the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 10 revolutions per second in 10 seconds। यानी उसे टोटल फ्रीक्वेंसी, उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो थी बच्चे, दैट वाज 0, और फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी उसके बच्चे 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। और इसके लिए जो समय लगा रहेगा दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। इतना हमने डेटा निकाल लिया इसमें से। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है भाई, ये चीज ना दिमाग में बैठा। जैसे ही तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिखाई दे, तुम्हारा स्टेप 1 रहेगा कि भाई काइनेमैटिकल इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। हम बिंदास सारे के सारे काइनेमैटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना। ओमेगा 1 क्या होता है बच्चे? 2 पाई f1। मैंने ओमेगा 1 निकाल दिया, इट इज 0। ओमेगा 2 क्या होता है? 2 पाई f2। f2 की जगह 2 लिखा, आंसर आ गया मेरा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब समझो जरा ध्यान से, मुझे सबसे पहले क्या मांगा है? मुझे सबसे पहली चीज जो मांगी गई है, दैट इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीज 10 सेकेंड्स। अब जो काइनेमैटिकल इक्वेशन है पहले वो मेंशन करता हूं मैं। पहला काइनेमैटिकल इक्वेशन होता है वेरी सिमिलर टू v इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे v जो फाइनल वेलोसिटी था, यहाँ पे ओमेगा 2 है जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 1 यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी बच्चे हमारा टाइम है। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड, ये थीटा की वैल्यू जो होती है बच्चे वो 2 पाई n होती है। n क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। फिलहाल मुझे सम में n पूछा गया है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है आपका ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जब कभी सम में आपको अल्फा कांस्टेंट दे दिया जाए तो आप दिमाग में बैठा देना कि आपको इन तीनों इक्वेशंस में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। क्लियर है क्लियर? अब आगे देखते हैं। सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन दीस 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में उसने कितना रेवोल्यूशंस कवर किया है, उसे मांग रहे हैं n। n वाला फॉर्मूला, n चाहिए तो थीटा चाहिए। थीटा वाले दो ही फॉर्मूले हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला जो है दैट इज ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा
थीटा। अब दोनों ही इक्वेशंस को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी अल्फा की। अल्फा क्या है? अल्फा इज सिंपली omega 2 minus omega 1 divided by t. What is omega 2? 4 pi. What is omega 1? 0. What is the time? 10. Total answer 4 pi by 10. ये आ गया मेरा अल्फा। एक बार अल्फा आ गया, अब मैं बहुत प्यार से आराम से थीटा निकाल सकता हूँ बिना चिंता के। मैं मान लीजिए मैं ये वाला इक्वेशन यूज करता हूँ, थर्ड इक्वेशन, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या होगा? 16 पाई स्क्वायर। ओमेगा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 2। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 पाई बाई 10 इंटू थीटा क्या है? 2 पाई n। दिख रहे हो? देख पा रहे हो? अब देखना क्या हो रहा है मेरे यहाँ पे, मेरे पास 16 पाई स्क्वायर एक तरफ है, दूसरी तरफ है मेरे पास 16 पाई स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 10। सब कुछ कटने के बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना आ गया बच्चे मेरा? 10 रेवोल्यूशंस। खत्म। दैट वाज योर पार्ट सब क्वेश्चन 1 ऑफ दिस मेन फॉर न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं अपन सब क्वेश्चन 2 की तरफ। सब क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट फॉर टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। पहले रेवोल्यूशन के लिए कितना समय लगा रहेगा वो पूछ रहा है। बोला ठीक है भाई, पहले रेवोल्यूशन के हिसाब से सोचते हैं। मुझे ढूंढना टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, अब जरा सा सोचना, इसमें एक ही रेवोल्यूशन हुआ है तो थीटा की वैल्यू हो चुकी है 2 पाई n विच इज 2 पाई इंटू 1। थीटा आपको मिल गया। ठीक है, हम सबको पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई, ओमेगा 1 इज 0, ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा अगर ढंग से सोचोगे तो। ठीक है, हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पिछले वाले बोर्ड पे हमने 4 पाई बाई 10 लिखी हुई है। ठीक है, अब जरा ढंग से देखो, सब कुछ कट रहा है, सब कुछ कट रहा है। टी स्क्वायर की वैल्यू 10 आती है और टी की वैल्यू आ जाती है रूट ऑफ 10 सेकेंड। ये हुआ समय फॉर द फर्स्ट रेवोल्यूशन। दिस इज द टाइम फॉर द फर्स्ट रेवोल्यूशन। अब जरा समझो, टाइम फॉर द 10th रेवोल्यूशन चाहिए, फॉर द लास्ट रेवोल्यूशन। 10 रेवोल्यूशन हो रहे हैं ना, तो अब वो बोलते हैं कि मेरे को ना 10वें रेवोल्यूशन का समय बताओ, मतलब कितना टाइम लग रहा है सिर्फ 10th रेवोल्यूशन के लिए। मैं बोलता एक काम करना, आप तुम ना T10 निकालो, यानी 10 रेवोल्यूशंस का पूरा टाइम निकालो, फिर 9 रेवोल्यूशंस का टाइम निकालो, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ गए? आप 10 रेवोल्यूशंस का टाइम निकालो, 9 रेवोल्यूशंस का टाइम निकालो और फिर दोनों को क्या कर दीजिए बच्चे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, T10 कैसा निकालेंगे आप? T10 चाहिए 10 रेवोल्यूशंस। जब मेरा 10 रेवोल्यूशन हो चुका है तो मेरा थीटा कितना होगा बच्चे? 2 पाई इंटू 10। अब मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा है मेरा 2 पाई इंटू 10। ओमेगा 1 गायब, गायब ओमेगा 1। ठीक है, हाफ अल्फा, अल्फा है 4 पाई बाई 10, टी स्क्वायर अननोन। ये है 10 रेवोल्यूशंस का टोटल टाइम। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये पाई कट गया, इसने से 2 बना दिया, इसने 2 ने इसका काट दिया। ठीक है, टी स्क्वायर हो गया 100, तो मेरा 10 रेवोल्यूशंस का जो समय लगा है दैट इज 10 सेकेंड्स। ये तो हमको पता भी था, है ना? बिल्कुल ऐसे ही मैं 9 रेवोल्यूशंस का भी कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 9 है तो मेरा आ जाएगा 2 पाई इंटू 9। ठीक है, अगेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यूज कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, जगह बचाने की कोशिश। ठीक है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये इसे 2 पाई बना देगा, कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 90 विच इज टी इज इक्वल टू 3 रूट 10। ठीक है, ये आपका 9 रेवोल्यूशंस का टाइम हो गया, ये आपके 10 रेवोल्यूशंस का टाइम हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो T10 माइनस T9 था विच इज 10 माइनस 3 रूट
10 सेकेंड्स। आप इसे सॉल्व करोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। मैं फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि स्पेस फिलहाल मेरे पेज पे खत्म हो गया, बट तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम आओ, अगला सवाल देखें। The coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5। उसको हम लोग म्यू से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा लिखते हैं म्यू को, ठीक है। अब the radius of the disc is 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर लिख लो। Initially the center of coin is 2 सेंटीमीटर away from the disc, ठीक है। At what minimum frequency will it start slipping from there? उसने पूछा कि कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे will it start slipping from there। सबसे पहली चीज just a second, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा ना चेंज आएगा, शायद एक हल्का सा चेंज की जरूरत है। Initially the center of the coin is 2 centimeter away from the center of disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the center of the is almost at the rim? हाँ, initially the center of the coin is not at 2 centimeter, it is placed at pi centimeter, ठीक है। यहाँ पे प्लीज एक चेंज कर लीजिएगा, ये पाई है, ये 2 नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा ग्रामोफोन का डिस्क है, ठीक है। इसका ये सेंटर है सी। तुमने एक कॉइन लिया, यहाँ पे रखा, तो कॉइन जब रिवॉल्व करेगा वो कुछ ऐसा रिवॉल्व करेगा, बरोबर। जब वो कुछ इस प्रकार रिवॉल्व करेगा तो ये उसका रेवोल्यूशन वाला सर्कल हो जाएगा और ये उसका बन जाएगा रेडियस। सम में दिया गया है that the radius is 5 सेंटीमीटर। The radius is what बच्चे? 5 सेंटीमीटर। सवाल है at what minimum frequency will it start slipping from there। फ्रीक्वेंसी जानना, फ्रीक्वेंसी जाननी तो मैं बोलता हूँ कि भाई ओमेगा निकालना सीखो। क्या निकालना सीखो बच्चे? ओमेगा। अब यहाँ पे जब मान लो एक, जब ये देखा जाए तो फ्रिक्शन जो है बच्चे, फ्रिक्शन 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 सर्कुलर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ हो रहा है। ये फ्रिक्शन ही है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले। पहला वाला फॉर्मूला है बच्चे mv²/r, दूसरा वाला mv ओमेगा, तीसरा वाला mr⍵², ठीक है। मैं mr⍵² ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उसको मेरा आंसर इजी करके देगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एन, mr⍵², म्यू एन क्या है? mg, mr⍵²। भाई काट दो जो कट रहा है, तुम्हारा नहीं ये, ठीक है। मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था ओमेगा, तो ओमेगा² इज इक्वल टू म्यू जी बाई आर। ओमेगा² इज इक्वल टू म्यू जी बाई आर। अगर मैं ओमेगा कर दूं, इसे रूट ले लूं, तो क्या मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं इसे? हाँ, क्या मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे अगर वैल्यू निकाली जाए तो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी बाई आर। 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। ये म्यू की वैल्यू सम में दी गई है एज 0.5 और आर की वैल्यू पाई इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ गया मेरा 0.5, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁻⁻²। दैट्स इट, ठीक है। अब देखो 1/2 पाई, हाफ इंटू 9.8 इज 4.9, जो न्यूमरेटर है उसको क्या मैं 49/10 लिख सकता हूँ आराम से, राइट। 49 का रूट होगा 7, नीचे 2 पाई ऑलरेडी है, ठीक है। 10⁻² का रूट हो जाएगा 10⁻1। यहाँ तक तो सभी लोग पहुंच गए। अब आगे ब्रैकेट में बचा सिर्फ रूट ऑफ 10 पाई डिनोमिनेटर में, बस इतना ही बच गया है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग लॉग टेबल एंड देयर यू विल बी लाइक, हो जाएगा ये सब, ठीक है। अब इसके एंड में ना तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट भी बोला है कि what if this coin was brought
दिस कॉइन जो कुछ यहाँ पे घूम रहा था इस सर्कल में, जो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पे था, अब वो यहाँ घूमने लगा, तो उसका जो रेडियस होगा सर्कुलर ट्रैक का वो 8 इंटू 10⁻⁻² के आसपास बन जाएगा। बात समझ गए? अब इस करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें स्मॉल आर की जगह पे आप एक कैपिटल आर की वैल्यू डाल देना बस। ये जो फॉर्मूला है ना अपना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर की वैल्यू 8 इंटू 10⁻² डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, दैट वुड बी इट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। A part of a racing track is designed to be of a radius of curvature 72 meter. All right. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली चीज, 216 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर आर, आर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब जरा बेसिक मैथ्स लगा लेते, सॉल्व हो जाएगा ये चीज। ठीक है, 36 है और यहाँ पे 216 है, 3 के टेबल में जाएगा, बराबर 12 6 72 होता है। आंसर आ गया मेरा 60 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा वी मैक्स आ गया, बराबर। बोलते हैं इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, यानी मुझसे पूछा गया है एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, एट व्हाट हाइट विल द आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। आगे का बाद में सॉल्व करेंगे, पहले वाला हम यहाँ पे फोकस करते हैं। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, इतने पे जरा फोकस करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कही गई है, तो मैं चुपचाप से मेरा फॉर्मूला उठाऊंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। वी की वैल्यू 60 दी गई है, आर की वैल्यू 72 पता है, जी मुझे पता है 9.8 है, मैं यहाँ से थीटा निकालना चाहता हूँ। तो टैन थीटा बन जाएगा बच्चे हमारा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 9.8। 6 12 5 60, 12 6 72, 6 1 6, 6 10 60, इट्स a 50 डिवाइडेड बाय 9.8। अगर मैं 9.8 को अप्रोक्सीमेट कर दूं एज 10, तो ये हो जाएगा मेरा 5, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। तो थीटा की वैल्यू सीधी सीधी आ गई tan इनवर्स ऑफ 5। व्हाट इज थीटा की वैल्यू बच्चे? थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 5। पहला पॉइंट हो गया हमारा, पहला सवाल क्लियर। दूसरा क्या है, एट व्हाट हाइट विल द आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अर्थात ये है कि भाई अगर मुझे ये बताया गया कि बैंकिंग हो चुकी है, ठीक है, एंड ये है आपका थीटा जो हमने अभी कैलकुलेट किया tan इनवर्स ऑफ 5। अब यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे ये वैल्यू 10 मीटर दी है, मुझे चाहिए ये साइज, ये y चाहिए, तो मैं सीधा सीधा साइन थीटा पे चले जाऊंगा। साइन थीटा क्या होता है, y/10, बरोबर। अब साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता है, बट tan इनवर्स ऑफ 5 को अगर आप निकालते हो ना तो 78 डिग्री सम मिनट्स आता है। आप साइन 78 कैलकुलेट कर लो, उसे इक्वेट कर दो y/10 के साथ, और फाइनली आपको y मिल जाएगी, दैट इज द हाइट एट विच द रोड इज टिल्टेड। बात खत्म, दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हो गया हमारा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा, ये कुछ पुराने वाले गेम पे ही है। ये बोलता है वही वाला रोड है, वही वाला रोड है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 वाला। ठीक है, यहाँ पे है बच्चे अपना 10 मीटर जितना चौड़ा, यहाँ पे थीटा जिसकी वैल्यू 78 डिग्री इसके आसपास कुछ थी। ठीक है, पिछले सम के डेटा पे अगर हम लोग फोकस करें तो वहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी रफली 60 मीटर पर सेकेंड, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो था 72 मीटर। पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज डिजाइन टू बी हैविंग अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। अब सवाल देखो, ये क्या बोलता है, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले आऊं म्यू एज 0.8, विल देयर बी एनी स्पीड लिमिट? कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना, क्या क्यों स्ट्रेस लेना है। अगर आपको याद होगा तो वी मिनिमम का भी हमने एक डेरिवेशन किया हुआ है। व्हाट इज दैट वी मिनिमम का डेरिवेशन? इट इज सिंपली आर जी
ब्रैकेट में म्यू माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे देखते हैं ना, बच्चे न्यूमेरिकल देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मूवी देख रहे हैं। मूवी नहीं देखना है भाई, सॉल्व करना है मेरे साथ, अभी का अभी सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो मैंने 60 मीटर पर सेकेंड निकाला था वो वी मैक्स था, मुझे वी मिनिमम मांगा है। ये जो था बच्चे ये वी मैक्स था, मुझे मांगा है वी मिनिमम। आर की वैल्यू 72, जी की वैल्यू 9.8, म्यू कितनी है 0.8, tan थीटा क्या है 5 अपॉन 1 प्लस म्यू 0.8 इंटू tan थीटा इज अगेन 5। ठीक है, 72 into 9.8, 0.8 minus 5 is 4.2 divided by 1 plus 0.8 into 5, 0.8 into 5 होता है 4, 4 plus 1 is again 5। आप इसे सॉल्व करोगे और आपको आपका v मिनिमम मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब तुम्हारे दिमाग में, अगर सर मैं मीटर पर सेकेंड में निकालूं और यहाँ पे एग्जामिनर को अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटर पर सेकेंड में निकाल के छोड़ सकते हो, एग्जामिनर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर उसे आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना तो वो मेंशन कर देगा। बात समझ आया, बात समझ आया बस। चलो आगे देखें क्वेश्चन, अगला वाला सवाल। अगला सवाल है इधर, एक साइक्लिस्ट की स्टंटिंग पे हम during a stunt, a cyclist considered to be a particle, okay, is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 मीटर। कहीं ये वेल ऑफ डेथ वाला सवाल तो नहीं? हाँ, कहीं पे कहीं ये वेल ऑफ डेथ वाला सवाल तो नहीं, सवाल उसका ही है, तो सब सवाल है तो जवाब भी होगा। बोलता है कि रेडियस उस वेल ऑफ डेथ का 6.05 मीटर है, ऑल राइट, and the necessary coefficient of friction is 0.5, all right. How much minimum speed should the artist attain? Mass of the artist is 50 kg. If they increase the speed by 20%, how much will be the force of friction? Remember, वो बात की बात है, force of friction अपन बाद में निकालेंगे, पहले भाई हम ये ढूंढ लें कि मिनिमम स्पीड कितनी होगी। अगर तुम्हें याद है तो फॉर्मूला जो था दैट वाज rg by म्यू। ठीक है, वेल ऑफ डेथ का जो फॉर्मूला था दैट वाज आर जी बाई म्यू, आर जी बाई म्यू। ठीक है, अब इस सब सॉल्व करके कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएंगे 11 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर क्लियर होगा। अब वो बोलता है कि भाई फ्रिक्शन की बात करते हो, फ्रिक्शन के फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, म्यू है। एन के केस इस प्रॉब्लम में एन इज इक्वल टू एम जी, म्यू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू 9.8, 0.5 into 9.8 itself is 4.9, 4.9 into 5 into 15 is 49 into 5 and 49 into 5 is 245, खत्म, न्यूटन, समाप्त, प्रॉब्लम क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, अगला सवाल। A pendulum, okay. A pendulum consists of a massless string of length L, ठीक है, जिसका जो लेंथ है बच्चे उसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इतना तो अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है हमारा 17वां सवाल। एंड अ टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, 100 लिखा ठीक, ग्राम होता है 10⁻³ kg, which makes it 0.1 kilogram, all right, is set up as a conical pendulum, is set up as a conical pendulum। मैंने लाइटिंग नहीं ऑन किया था यार, अंधेरे अंधेरे में पूरा वीडियो शूट हुआ है, वैसे भी शक्ल नहीं दिखती मेरी। ठीक है, द बॉब नाउ परफॉर्म्स 75 रेवोल्यूशंस पर मिनट। भाई पर मिनट का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर 60 सेकेंड, which makes it 5/4 और 1.25 revolutions per second। Sorted?
कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉक्स। सवाल बहुत सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी मांगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बरोबर बात। अब प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे ये है कि v नहीं है मेरे पास v नहीं है, बट v कैलकुलेट करने के लिए पूरा साधन है। v का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। r क्या है? रेडियस। अब मैंने एक पेंडुलम लिया और उसको घुमाया है ऐसा, ठीक है। अब जरा उसको देखना ध्यान से, डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम में ध्यान से देखना। यहाँ पे तुम्हारे पास ये सीलिंग है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो अब सवाल समझो जरा ध्यान से। ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है ये मुझे पता करना है, ये मुझे पता करना है। अब ये पता करने के लिए मुझे इस थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल समझ रहे हो? प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे है। मुझे कोई डेटा दिया गया है क्या? फिलहाल मुझे आर ढूंढने के लिए कोई डायरेक्ट डेटा नहीं दिया, मुझे आर ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। आर खोजे कैसे? फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। तो क्या मैं इसे 4/5 सेकेंड्स लिख सकता हूँ? और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी। क्या मैं इस एच को लिख सकता हूँ एस एल कॉस थीटा बाई जी? तो टी आ गया 4/5 इज इक्वल टू 2 पाई, 25 लिख रहा हूँ, कैसा आदमी भाई, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल, एल एल इज 20 इंटू 10⁻⁻², कॉस थीटा नहीं पता मुझे, डिवाइडेड बाई जी। मैं फिलहाल कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए उसे 10 लिख के चला रहा हूँ, ठीक है, ताकि कट उठ जाए। तो 4/5 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, देखो सबसे पहले ये 10⁻² तो बाहर आ जाएगा, वो 10⁻1 बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा। अब इस प्रोसेस से आप कॉस थीटा निकाल लोगे, फट से आपका क्या मिल के आएगा बच्चे? कॉस थीटा। एक बार आपको कॉस थीटा मिल गया तो देखना कैसे गेम पलटता है, ध्यान से देखना। 2/5, 2/5, 2/5, ओके, 2/5। ये जो पाई है ना वो नीचे आ जाएगा, 10⁻1 भी नीचे आएगा, बट वो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये इसका काट देगा, 4/5 बच गया इधर। यहाँ पे मेरे पास है रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। मैं बोलता हूँ स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, पाई का स्क्वायर हो जाएगा रफली 10 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 8/10, जिसको मैं और छोटा करके 4/5 लिख सकता हूँ। जैसे कॉस थीटा मेरा 4/5 आ गया, तो देखो समझदार बच्चा सीधा बताएगा कि भाई यहाँ पे जो थीटा है वो 37 डिग्री है, ठीक है, जिसे पता है। बट अगर तुम्हें नहीं पता थीटा की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करो, आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एज 3/5। अब कोनिकल पेंडुलम पे जाओ और साइन थीटा निकाल के देखो। साइन थीटा क्या होता है? R/L होता है ना। इसका साइन थीटा जो होता है वो होता है R/L। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 3/5। R अननोन है मेरा, L इज 20 सेंटीमीटर, तो इसके अनुसार मेरा R का वैल्यू आ जाएगा 4/5 इंटू 10⁻4/5 होगा ना? नहीं 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 नहीं, 12 होगा, 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी 12 सेंटीमीटर मेरा रेडियस आया। अब हो गया सॉल्व सर, अब सम सॉल्व हो गया, 12 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। ध्यान से देखना, सबसे पहला v क्या होता है? R ओमेगा होता है, ये हमने निकाला 12 सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू हमने जस्ट अभी कुछ समय पहले ऊपर कैलकुलेट करी है, देखो, नहीं करी है? नहीं करी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ की वैल्यू सीधा 5/4 चढ़ा देंगे, ओमेगा इज 2 पाई एफ, और एफ की जगह पे हम सीधा क्या सब्सटीट्यूट करने वाले बच्चे? क्या करने वाले हैं? 5/4, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है।
अब 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 pi into 10 raised to minus 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया तुम्हारा v का वैल्यू पहला। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। भाई मैंने m की जगह उसका मास डाल दिया। मास कितना दिया गया है? सम में दिया गया है कि उसका जो मास है दैट इज 100 ग्राम्स विच इज 0.1 kg, और v अभी हमने कैलकुलेट करा, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया बच्चे? आपका काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल आता है व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? फॉर्मूला ध्यान में रहे, एम जी एल माइनस एच। ठीक है, सिंपल सिंपल, एम जी एल 20 सेंटीमीटर माइनस एच। एच कैलकुलेट करोगे आप, आपको एच की वैल्यू आ जाएगी एज एल कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके पास पड़ा हुआ है 4/5, आप इसे यूज कर लेना। एच मिल जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू 4/5, 16 सेंटीमीटर। खत्म हो गया सॉल्व भाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 0.1 इंटू 9.8 को मैं सीधा 98 इंटू 10⁻² लिख देता हूँ। So problem is solved. 98 into 10 raised to minus 2 into 20 minus 16 is 4 into 10 raised to minus 2. 98 into 4 is 392 into 10 raised to minus 4, or else 3.92 into 10 raised to minus 2 joule. That is your question number 617. ज़्यादा नहीं हो, 4-5 सम ही बच गए हमारे। ठीक है, चलो अगला देखें। The motor cyclist as a particle is undergoing vertical circle। भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन आ गया inside sphere of that। okay, the speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter। मतलब ये उसका v minimum है और ये उसका v max है। what is v minimum बच्चे? v minimum is clearly 6 meter per second and v max is clearly 10 meter per second। सवाल है मेरा कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। मुझे उस स्फीयर ऑफ डेथ का डायमीटर चाहिए। मैं बोलता कोई दिक्कत नहीं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, उसका मिनिमम वैल्यू जो है बच्चे वो होगा, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, और वो होता है टॉप पोजीशन पे। तो मैंने लिख दिया कुछ इस प्रकार। उसका मैक्सिमम पोजीशन जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, बट वो किधर होता है? बॉटम पोजीशन पे होता है। तो इसे मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ। मैं जानता हूँ, हम पता है v बॉटम माइनस v टॉप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4gr। ठीक है, आप ऐसा कर लो, नहीं आप दोनों को स्क्वायर कर लो, और ऐसा ये फॉर्मूला जैसा है हमारे पास, बहुत इजीली डराइव होता है फ्रॉम द थ्योरी रिलेटेड टू आर टॉपिक। कौन सा टॉपिक? VCM, अगर आपको ढंग से याद है तो। ठीक है, v ऑफ बॉटम क्या था? 10 था, माइनस v ऑफ टॉप क्या था? 6 था, 4gr। ठीक है, व्हाट इज दिस? 64 इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 इंटू r बाई 4 16 16, r की वैल्यू के 16 अप्रोक्सीमेटली 10, दिस इज 1.6 मीटर। अब कोई पूछेगा डायमीटर बताओ, तो वो क्या होता है बच्चे? सीधा सीधा डबल द रेडियस। सो इट इज 3.2 मीटर के आसपास तुम्हारा डायमीटर होता है। अब सवाल, what are the minimum values, what are the minimum values possible for these two speeds? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो सिंपल, टॉप पोजीशन पे मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? हमने कैलकुलेट कर लिया 1.6, और जी की वैल्यू 10, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। टॉप पोजीशन पे मिनिमम जो होता है 4 मीटर पर सेकेंड से कुछ भी चलेगा, ऊपर का कोई भी वेलोसिटी चल जाएगी VCM को कंटिन्यू करने के लिए। वी मिनिमम, वी मैक्स निकालना है अभी अपने को बॉटम पोजीशन पे। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 5rg। ठीक है, 5 r g, कट गया 16 का रूट 4 होता है, 4√5 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी उसका मिनिमम वैल्यू भी इतना होना चाहिए। लो
हो गया तुम्हारा मोटरसाइकिलिस्ट भी सॉल्व। अगला, अच्छा अब हो गया सर्कुलर मोशन खत्म, अब शुरू हो रहा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेशनल मोशन। अ मेटल रिंग ऑफ मास 1 kg, ओके रिंग वाली बात है, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kilogram meter square when rotating about one of its diameters, ठीक है, वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। डायमीटर्स के केस में द फॉर्मूला इज mr² by 2, रिमेंबर दैट रिंग के केस में it is molten and remolten into a thin uniform disk of the same radius। अब उसको बना दिया हमने रेडियस, क्या बना दिया बच्चे हमने उसे, रेडियस। अब देखो सेम चीज को मोल्ड वोल्ड कर दिया ना, हाँ या नहीं, बरोबर। अब जब सेम चीज को मोल्ड किया है तो मास तो सेम रहेगा, रेडियस भी सेम रहेगा, बरोबर। अब मेल्ट करके मैंने इस रिंग को बना दिया है एक डिस्क, मैं इसे घुमा रहा था डायमेट्रिकल एक्सिस पे और इसे मैं घुमा रहा हूँ उसकी सेंट्रल एक्सिस पे। डिस्क को मैं घुमा रहा हूँ उसकी सेंट्रल एक्सिस पे, रिंग को मैं घुमा रहा था उसकी डायमेट्रिकल एक्सिस पे, ये था, ठीक है। लेकिन अगर तुम ढंग से देखोगे तो आई डी इज mr² by 2 फॉर अ रिंग एंड आई सी इज mr²by 2 फॉर अ डिस्क। टेक्निकली दोनों की वैल्यू सेम है, अगर इसकी वैल्यू 1 kg मीटर स्क्वायर है तो इसकी भी वैल्यू बच्चे 1 kg मीटर स्क्वायर ही आएगी। दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 19 इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। 3 सम बच गए, खत्म हो जाएगा हमारा। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 20 पे। एक बड़ा सा डंबल है, वो डंबल बनाया गया बाय अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओके। तो एक बड़ा सा डंबल बनाते हैं, चलो आ जाओ। डंबल हम लोग वो पुराने वाले डंबल, अभी वाले डंबल नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी वाले डंबल में मैं नहीं घुमा पाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, हाँ ठीक है चला लो। A big dumbbell is prepared by using a rod of uniform mass 60 gram and length here is 20 centimeter. All right. Two identical solid thermocol spheres of mass 25 grams and radius 10 centimeter each. ये कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to its length। वो बोलता है यहाँ पे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। मैं बोला भाई फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से निकल आएगा ये चीज। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रॉड का, सिर्फ रॉड का, उस लोकेशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज ml²/12। ये हमारा क्लियर है, ठीक है। अब स्फीयर का जो आएगा ना बच्चे, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है 2/5 mr² है करके, बरोबर। बट अगर मैंने सोचा यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्फीयर के लिए ये बोलता है I2 इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस m इंटू एच का स्क्वायर। व्हाट इज एच, देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, बरोबर, और इसका रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, तो कुल मिला के मैं देख सकता हूँ कि ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितने स्फीयर्स है ऐसे, टोटल 2 स्फीयर्स है, तो इंटू 2, ठीक है। इतने में खत्म नहीं हो रहा, प्लस I1 का ml²/12 भी तो आएगा। तो जब तुम इसे सॉल्व करने को बैठोगे तो कुछ इस प्रकार लगेगा 2/5 m कितना 25 ग्राम, r², r इज 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर इज 0.01 मीटर, प्लस m इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू नहीं खत्म, प्लस ml²/12। m कितना 60 ग्राम्स, l क्या है बच्चे 20 सेंटीमीटर बाय 12। ये कर लोगे आपको आपका I2 मिल जाएगा, खत्म है कहानी, इतनी ही है कहानी।
जबरदस्ती बहुत फैंसी दिखाते हैं लोग क्वेश्चंस को। आ जाओ, अभी क्या ही बचा है मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना मेरे टेक्स्ट बुक में, ये फ्लाई व्हील, ये सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है यार भाई, सेकंड लास्ट चिंदी सा सवाल है। आ जाओ। A flywheel is used to prepare earthenware pots is set into rotation at 100 rpm। तो मैंने लिख लिया फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी, 100 rpm। मेरे को नहीं पसंद यार नॉन एसआई यूनिट्स, मैं सबको ही एसआई में कन्वर्ट करता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम मेरे को। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क जिसका मास है 10 kg। ओके, मेक्स सेंस। एंड रेडियस 0.4 मीटर। ठीक है, एक तुम्हारे पास ऐसा इमेजिन कर लो, एक वो ऐसा उड़ाते हैं ना जो उड़ के जाता है वापस अपने पास आता है, वैसा कुछ है। ठीक है, फ्लाई व्हील है जिसका मास 10 किलो है, उसका रेडियस 0.4 मीटर है और वो 100/60 रेवोल्यूशन पर सेकंड कर रहा है। अ लंप ऑफ क्ले जिसका मास 1.6 kg है वो उसके ऊपर गिर जाता है। ठीक है, एंड adheres to it at a certain distance x from the center। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि भाई ये एक तुम्हारा फ्लाई व्हील था, ये उसका सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे क्ले गिर गया, यहाँ पे क्ले गिर गया। अब क्या, अब अगर बच्चे क्ले वहां पे गिर जाता है तो मुझे सबसे पहले ये समझना हो। अब देखो, जो क्ले गिर रहा है ना बच्चे, उसका मास है 1.6 kg। सबसे पहले बहुत बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे यहाँ पर आराम से। व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, I1 लिखते चलो। व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तुम्हारा mr²/2, डिस्क जैसा अज्यूम करेंगे हम। अब उस व्हील पे क्ले गिरा है, क्या गिरा है बच्चे, क्ले। तो क्ले जब इस, मान लो ये डिस्क है, ये व्हील है और यहाँ पे क्ले गिर गया है, तो उसके सेंट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस x पे ये क्ले गिरा है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा। ये इसका इनर्शिया I1, इसका इनर्शिया I2, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस mx²। I1 की वैल्यू है बच्चे mr²/2 प्लस mx²। ये आया मेरा इक्वेशन 1 जो मुझे याद रखना है। अब ऐसे टाइप के केसेस में ना बच्चे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो। ठीक है, अब ω1 जो होता है बच्चे दैट इज 2πf1, ω2 जो होता है बच्चे दैट इज सिंपली 2πf2। सब कुछ कट कुट जाएगा, सब कट जाएगा और I2 बच जाएगा इस I1f1 अपॉन f2। You take this value of I2 and you substitute it here। सारी वैल्यूज है हमारे पास, सारी I1 I2 सॉरी I1 है हमारे पास, F1 है हमारे पास, F2 है हमारे पास, mr²/2। इसमें m जो है बच्चे वो क्या है, व्हील है, वैसे भी m ओवरऑल व्हील का ही है। बस खत्म गेम, दैट इज इट। आपको F1 F2 दिया गया सम में, हाँ उठाओ और उसको यूज करो। क्या ये लॉजिक समझ आया, क्या ये लॉजिक समझ आया। अब F2 के बारे में दिमाग में लोगों को शायद सवाल हो सकता है। Let me write F2 is 80 rpm, it's given to us 80/60 rps। खत्म। F1 पता है 100/60, F2 पता है 80/60, बरोबर। I1 की वैल्यू mr²/2 आपने निकाल के रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, m की वैल्यू आपको दी गई है, r आपको दिया गया है, m आपको पता है, x आपको ढूंढना है। दैट्स इट, द प्रॉब्लम इज डन नाउ। अगला सवाल, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स, रोल्स मतलब रोलिंग मोशन का सवाल है। ठीक है, दैट राइजेस फ्रॉम एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 यूनिट्स। ओके, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है 3 यूनिट्स इन एवरी 5 मिनट्स अलॉन्ग विथ इट। मतलब ये है कि भाई, एक सेकेंड है बच्चे, जो रोलिंग मोशन हो रहा है उसमें ये मेरा 3 है और ये मेरा 5 है। हर बार जब 5 यूनिट चलता है तो वो 3 यूनिट रोल करता है, ऐसा समझो, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, ये आया मेरा थीटा। साइन थीटा इज गिवन टू मी एज 3/5। आई डोंट नो वेयर विल आई बी यूजिंग इट, बट ठीक है चलो।
The object gains a speed of root 10 meter per second. All right. As it travels a distance of 5 by 3, distance is equal to 5 by 3 meter. Okay. What can be the possible shape of the object? How do you understand the shape of the object? You determine the moment of inertia. अगर आपका जो determined moment of inertia है वो किसी भी existing models के साथ मैच करता है तो हम उसको नाम दे देंगे. जैसे अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr², हम बोलेंगे कि वो जो शेप है ऑब्जेक्ट का वो रिंग है. अगर mr²/2 आ गया तो वो डिस्क है. लॉजिक समझ गए? बस आओ सवाल देखें. आपको हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला इज रूट ऑफ 2gh sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हुआ. बरोबर है ना? अब मैं जरा इस चीज को ना स्क्वायर कर लेता हूँ. जैसे स्क्वायर करता हूँ वी स्क्वायर बिकम्स 2gh sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को उधर भेज दो और वी स्क्वायर को नीचे ले आओ. 2gh sin थीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर. 2 तो ठीक है. g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 3 मीटर है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है इंटू वी स्क्वायर. वी कितना? √10, उसका स्क्वायर इज 10. अब मैं जहां तक देख पा रही हूँ ये बहुत आराम से सॉल्व होने वाला चीज है. अप्रोक्सीमेटली काट रहा हूँ मैं से. ठीक है. 9 2s are 18, 18/5 इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. 18/5 इट इज 3.6. ठीक है. समथिंग के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की तुम्हें वैल्यू. ठीक है. एक सेकेंड ना. 2 इंटू 10 इंटू h. ओ माई गॉड, माई मिस्टेक. दिस इज 5/2. ठीक है. एंड इट इज 2 एंड दिस इज 2/5. सब कुछ कट कुट जाता है बच्चे और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है. कितनी आ जाती है बच्चे? 1 आ जाती है. ठीक है. और जैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ मुझे पता चलता है कि के जो है बच्चे वो मेरा आर है. और के आर किसके लिए था? ये था बच्चे रिंग के लिए. किसके लिए था बच्चे? रिंग के लिए. अगर मेरे को रिंग का के पूछा तो मैं बोलेगा आर है. अगर मुझे किसी ने डिस्क का पूछेगा तो मैं बोलूंगा के स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, नहीं हाफ आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये ध्यान से रटना, ध्यान से सॉल्व करना. And that's it. We are done with rotational dynamics के numericals in close to 48 minutes. Yes. सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट करेंगे. अच्छा हाँ, अभी तक अगर देखे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार. ऑल्सो ये वीडियो ना अपने फ्रेंड से भी शेयर करो. ठीक है. न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियोस कंपल्सरीली अपने फ्रेंड्स को भेजो एंड लेट एवरीवन वॉच इट. इतना जो फालतू का ये बना के रखा है ना हवा कि भाई सम्स बहुत हार्ड होते हैं. सम्स इतने हार्ड होते नहीं है जितने हम उसको बोलते हैं. वो बहुत प्यारे से और बहुत अच्छे होते हैं सम्स. ठीक है. तगड़ा मार्क्स देके जाते हैं तुमको. विद दैट सेड बाय बाय. अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में. और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. चलो बाय बाय. हैव अ गुड डे.